हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हमने दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करने हैं, जिनमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है? सबसे पहली बात तो ये कि इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक और भी यूनिट आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये SI यूनिट तो नहीं है, बट दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्टडी करने से पहले मैं दोबारा आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं, जहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में दो चार बातें डिस्कस की थी। फर्ज कर लें हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और नीचे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब फर्ज कर लें जो दरमियान में एक चार्ज पड़ा हुआ है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट चार्ज को मैं Q0 का नाम दे देता हूं। इस चार्ज को अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाऊं तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट तो इसको नीचे रिपेल कर रही है। मैं इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और मेरा यही वर्क इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट के करीब जाता जा रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है जो पॉजिटिव प्लेट है ना, वो इस पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से हाई पोटेंशियल है और वहां पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां छोड़ दूं तो ये खुद ब खुद किस तरफ जाएगा? ये खुद ब खुद नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, क्योंकि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ये लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन स्टेट यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ आने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आता जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन की थी ना, ये उसको लूज करता जाएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता किस में कन्वर्ट होती जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिहाज से हाई पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर कर रही है, और नेगेटिव प्लेट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर कर रही है? लो पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से बात करूं तो बात उलट हो जाएगी, क्योंकि नीचे आते आते नेगेटिव प्लेट की तरफ आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। इसका मतलब है नेगेटिव प्लेट क्या शो कर रही है कि यहां आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हाई काइनेटिक एनर्जी, और पॉजिटिव प्लेट के पास इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? लो थी। इसका मतलब है जहां पोटेंशियल एनर्जी हाई है वहां काइनेटिक एनर्जी लो है, और जहां पोटेंशियल एनर्जी लो है वहां काइनेटिक एनर्जी हाई है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा था, और अगर ये पोटेंशियल लूज कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा था। अब सेम ऐसी ही बातें मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करता हूं। यानी मैं इसी डायग्राम के नीचे एक ऐसी ही डायग्राम कंसीडर करता हूं। ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगी, लेकिन अब दरमियान में मैं पॉजिटिव चार्ज की बजाय एक इलेक्ट्रॉन फर्ज कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को खुला छोड़ दूं तो ये किस तरफ जाएगा? यानी अगर मैं इसको अलो करूं कि ये जहां मर्जी जाए, तो जारी बात है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। और अगर मैं इसको नेगेटिव प्लेट की तरफ ले जाना चाहता हूं तो चूंकि नेगेटिव प्लेट तो इसको रिपेल करेगी, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो मुझे नेगेटिव प्लेट की तरफ ले जाते हुए वर्क करना पड़ेगा। और मुझे जब भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव प्लेट हाई पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर करेगी और पॉजिटिव प्लेट लो पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर करेगी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यानी खुद ब खुद जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से पॉजिटिव प्लेट हाई काइनेटिक एनर्जी को जाहिर कर रही है और नेगेटिव प्लेट लो काइनेटिक एनर्जी को जाहिर कर रही है।
यानी चाहे आप टेस्ट चार्ज की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात करें, जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वहां काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी कम है वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, और ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा होती है, नेगेटिव की तरफ जाए तो कौन सी ज़्यादा होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद आगे। फर्ज कर लें हम दोबारा उसी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला को देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, या वर्क डन की जगह हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू या क्यू नॉट। तो आपके पास डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे अभी हमने देखा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है तो काइनेटिक में इजाफा हो रहा है, और अगर पोटेंशियल में इजाफा हो रहा है काइनेटिक में कमी हो रही है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी रिलेट कर सकता हूं। मैं इसकी जगह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं। साथ राइट हैंड साइड पे हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब फर्ज कर लें ये जो नीचे मैंने डायग्राम बनाई थी ना, इसमें दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन है दरमियान में, यानी चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो उस इक्वेशन में चार्ज की जगह E आ जाएगा, E से मुराद है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? आपने थोड़ी देर पहले देखा अगर एक एनर्जी में कमी आ रही है तो दूसरी एनर्जी में इजाफा हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि ये ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है अगर उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान गुजारा जाए। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन when electron traverses a potential difference of 1 volt। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल की फॉर्म में लिखना भी हमारे लिए जरूरी है। तो चलें अब ये काम कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिख दिया। अब E से क्या मुराद है? E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो E की जगह आप लिख दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कूलम और वोल्ट जब मल्टीप्लाई हो तो यूनिट बनता है जूल। ये हमने वोल्ट वाले यूनिट में पढ़ा हुआ है। वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। कूलम को इधर ले आए तो जूल किसके इक्वल आ जाएगा? कूलम इंटू वोल्ट। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल आ गया 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल्स। अब जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। और जरा गौर करें 1 जूल किसके इक्वल आएगा? उस सारे फैक्टर को डिवाइड कर दें, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 और ऊपर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जूल को जब भी वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। अब हम अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखने लगे हैं जो बेसिकली 2 फोर्सेस का कंपैरिजन है। आपने इससे पहले पार्ट 1 में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कूलम लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में।